नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित जो है भारत का इतिहास यानी इतिहास इंडियन हिस्ट्री। और ये देखें तो पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है और इस पर जो है विभिन्न लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, उसको प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और यह अंक देखें या यह लेक्चर देखें तो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी ARO रीजन 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसके अलावा देखें तो यह एसपीएससी के अंतर्गत बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही यूपीएससी, एसएससी और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसमें देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और उससे नेक्स्ट जो यानी उससे आगे कड़ी को हम इसमें इस लेक्चर में देखेंगे। इसमें इंडेक्स देख सकते हैं, यानी इसमें एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के रूप में देखें तो जो लेक्चर बनाए जा चुके हैं इसमें पहला जो है प्रागैतिहासिक काल पर बनाए जा चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता पर भी बनाए जा चुके हैं, वैदिक सभ्यता पर भी लेक्चर अपलोड हैं, महाजनपद काल पर भी लेक्चर बनाए जा चुके हैं और बौद्ध एवं जैन धर्म पर भी यानी बौद्ध एवं जैन धर्म पर भी लेक्चर बनाए जा चुके हैं। आज हम देखेंगे मगध एवं समकालीन साम्राज्य को देखेंगे इस लेक्चर में, यानी इससे आगे जो शेष पार्ट है उसको इस लेक्चर में समझेंगे। और मध्यकालीन भारत के भी कुछ लेक्चर बनाए जा चुके हैं, आधुनिक भारत पर भी लेक्चर बनाए जा चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है एंशिएंट हिस्ट्री में मगध एवं समकालीन साम्राज्य को इसमें देखते हैं। पूर्व के लेक्चर में यह देख चुके हैं, इसको आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी जानकारी देखी जा चुकी है, यानी ये सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति पर भी जानकारी दी गई है, लेक्चर में अपलोड किया जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता पर भी लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति, ये सारी जानकारी लेक्चर बनाकर अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हड़प्पाई स्थल को भी देखा जा सकता है, ये सारी जानकारी। इसके बाद वैदिक संस्कृति पर भी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके बाद यानी ये सारी जानकारी जो है पूर्व लेक्चर में दी जा चुकी है, सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद 6वीं ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन को भी आप देख सकते हैं और इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि जो है गौतम बुद्ध जी का परिचय, हीनयान महायान में अंतर इत्यादि सब जानकारी प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय पर आधारित लेक्चर भी बनाए जा चुके हैं। अब इसमें देखते हैं, आज के लेक्चर में जो देखेंगे वह होगा पितृहंता वंश। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इसके बाद का लेक्चर यानी जो भी हमने ऊपर देखा उसके बाद के क्रम में देखें तो यह पितृहंता वंश आता है, यानी यह हर्यक वंश है। यह देखें तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश आता है। इसके बाद शिशु नाग वंश आता है जो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इसका समय है। तो क्रम के हिसाब से सबसे पहले पितृहंता वंश को देखते हैं, यानी हर्यक वंश को देखते हैं। तो इसमें देखें तो इसका संस्थापक देखें तो इसका संस्थापक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा बिंबिसार वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार ने किया। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जा सकता है कि जीवक इसका राजवैद्य था, तो वह बिंबिसार का था जो संस्थापक रहा हर्यक वंश का। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध को देखें तो चेटक यानी लिच्छवी शासक की बेटी चेलना से इसने विवाह किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से विवाह किया। मध्य देश की क्षेमा से विवाह किया। यानी इसमें देखा जा सकता है कि बिंबिसार के वैवाहिक संबंध क्या रहे। तो इसमें लिच्छवी शासक की बेटी चेलना से विवाह किया था, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से विवाह किया था और मध्य देश की क्षेमा से विवाह किया था, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे बिंबिसार ने। इसके बाद दूसरा देखें तो अजातशत्रु का समय आता है। अजातशत्रु देखें तो ये 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। इसका उपनाम कुणिक था, यानी अजातशत्रु का जो उपनाम है वह कुणिक था। पूछा जाता है कुणिक किसका उपनाम था, तो ये अजातशत्रु का था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल के दौरान हुआ। शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी इसके शासनकाल के 8वें वर्ष जो है गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। अभी हमने ऊपर के लेक्चर में देखा है, यानी इसमें गौतम बुद्ध जी का परिचय को देख लें तो यहाँ पर देखा जा सकता है इनका जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्मस्थान देखें तो लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ, गोत्री अभिधान गौतम, सुदोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान, यानी बचपन के नाम है, सॉरी ये पिता के नाम है, पिता का नाम सुदोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे और बचपन का नाम ने देखा सिद्धार्थ। माता का नाम माया देवी अथवा महामाया कोली गणराज की कन्या थी। पालन पोषण का मौसी महाप्रजापति गौतमी जी द्वारा किया गया। पत्नी का नाम यशोधरा, अन्य नाम इनकी पत्नी का जो था गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा था। मृत्यु यही हम देख रहे थे कि जो अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में इनका जो महानिर्माण हुआ था, 483 ईसा पूर्व में इनका महानिर्माण हुआ, यानी मल्लों की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। सारथी का नाम छन्न और घोड़े का नाम कंथक और पुत्र का नाम राहुल था इनके। और यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वह सप्तपर्णी गुफा राजगीर में
समय 483 ईसा पूर्व। शासक अजातशत्रु, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कार्य बुद्ध के उपदेशों का सूत्र पिटक था, विनय पिटक में संकलन। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ को भी देख सकते हैं, आगे इस पर चर्चा हम करेंगे। तो हमने देखा कि शासनकाल यानी अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। काशी बज्जी संघ को हराया। अजातशत्रु ने काशी बज्जी संघ को हराया। लिच्छवियों में फूट डलवाई, यानी काशी और बज्जी संघ जो था उसको हराया। तो यहाँ पर हम देखें जो कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे, उसमें से काशी और बज्जी कुछ ने हराया था। काशी देखें तो इसकी राजधानी वाराणसी, यह वर्तमान क्षेत्र वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में, और बज्जी देखें तो ये वैशाली बिहार या मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र बिहार में, इसकी राजधानी वैशाली थी। तो इसने काशी और बज्जी को हराया था अजातशत्रु ने। इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुके हैं कि जो 16 महाजनपद, इसमें से 8 उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। अब इसके बाद देखते हैं उदयन, यानी सबसे पहले हमने बिंबिसार को देखा। बिंबिसार की जो हत्या करके अजातशत्रु पितृहंता वंश इसीलिए कहलाया है क्योंकि यह इसमें पुत्र जो है पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। तो बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु करता है, अजातशत्रु की हत्या उदयन करके गद्दी पर बैठता है। तो इसको उदयन के बारे में देखें। 460 ईसा पूर्व से 444 ईस्वी नहीं है, बल्कि ये ईसा पूर्व ही होगा, क्योंकि इसका यानी जो हर्यक वंश है ये ईसा पूर्व में ही हुआ था। 544 से 412 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। तो उदयन का भी समय 460 से 444 ईसा पूर्व ही है। तो इसमें देखें इसकी पाटलिपुत्र कुसुमपुरा की स्थापना किया, यानी पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना है उसकी स्थापना किसने किया? उदयन किया। और पाटलिपुत्र जो है कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था। आगे इसमें देखें तो राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया, यानी उदयन ने। इससे पूर्व हमने देखा कि जो राजगृह थे वहां पर प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। तो उसका पुत्र जो उदयन था, जो स्वयं उसी की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, तो राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा स्थापित किया। जैन धर्मावलंबी, ये जैन धर्मावलंबी था, जबकि हमने देखा कि जो अजातशत्रु इसका पिता जो था वो बौद्ध धर्मावलंबी था। उदयन क्या था? जैन धर्मावलंबी था। श्रेणिक उपनाम, इसका नाम श्रेणिक उपनाम था, और उसके पिता का नाम कुणिक उपनाम, यानी जो अजातशत्रु था कुणिक के नाम जाना जाता था, और यह श्रेणिक के नाम से, श्रेणिक उपनाम से जाना जाता था। अब इसके बाद शिशुनाग वंश को देखते हैं, यानी हर्यक वंश या पितृहंता वंश के बाद जो है दूसरा वंश शिशुनाग वंश आता है। 412 से 344 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था शिशुनाग वंश का। इसमें देखते हैं तो शिशुनाग जनता द्वारा चयनित शासक कहलाया, यानी शिशुनाग वंश जो है इसका देखें तो पहला जो शासक शिशुनाग ही है, और जनता द्वारा चयनित शासक शिशुनाग कहलाया। अंतिम शासक नंदीवर्धन यानी महानंदन, यानी इस वंश का शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक नंदीवर्धन था, जिसे महानंदन कहा जाता है, वत्स पर अधिकार किया शिशुनाग। इसके समय मगध की सीमा मालवा तक विस्तारित हो गई थी। मालवा दूसरी राजधानी थी, यानी जो शिशुनाग वंश की जो है मालवा दूसरी राजधानी थी, और इसकी सीमा मगध तक स्थापित हो गई थी। और वत्स पर इसने अधिकार कर लिया था। 16 महाजनपद को हमने देखा था, उसमें वत्स भी था, मगध इत्यादि भी थे। शिशुनाग के बाद कालाशोक आता है। कालाशोक के बारे में देखें तो दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है, दिव्यावदान में इसको काकवर्ण कहा गया है। राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले गया, राजधानी को इसने पुनः पाटलिपुत्र ले गया। द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित कराई, यानी इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसको हमने ऊपर देखा था, पुनः देख सकते हैं इसको। हम कालाशोक के बारे में देख रहे हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीत देखें तो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में इसका उस दौरान शासक कालाशोक था। अध्यक्ष शाकमीर यानी शरोकामी था, और इसके कार्य क्या स्थगित महासंगीत विभाजन हुआ। तृतीय चतुर्थ को आगे नेक्स्ट देखते हुए चलेंगे। तो आगे इसमें देखें जो यह आपका यहाँ पर देख सकते हैं वत्स महासंघ जो है, इसकी राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। और मगध को भी देखा जा सकता है। इसमें जो मगध है वो आपका यहाँ पर है, इसकी राजधानी गिरी ब्रज के राजगृह, और आधुनिक क्षेत्र पटना गया बिहार में है। तो इस पर भी हमने देख लिया। तो यही हमने देखा, वत्स पर अधिकार किया, और इसके बाद मगध की सीमा मालवा तक रही, हमने देख लिया ऊपर ही। इसके बाद कालाशोक को देखा। इसके बाद प्रमुख शासक देखते हैं। प्रमुख शासक के अंतर्गत यह आपका जो है, यानी इसमें जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो यह है मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति के अंतर्गत सबसे पहले हमने देखा हर्यक वंश को, दूसरे स्थान पर हमने शिशुनाग वंश को देखा, और अब इसके बाद देखें तो यानी हर्यक वंश या पितृहंसा वंश के बाद शिशुनाग वंश को देखा। इसके बाद मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति में तीसरे स्थान पर जो आता है वो नंद वंश आता है, और नंद वंश के बाद इसमें जो आता है वो मौर्य काल आएगा। तो तीसरे स्थान पर हम नंद वंश को देख लेते हैं, यानी नंद वंश के बाद जो होगा मौर्य काल आएगा। सबसे पहला इसमें हमने क्या देखा, यानी पहले वर्ष में हर्यक वंश या पितृहंता वंश आया, दूसरे शिशुनाग वंश आया। इसके बाद तीसरे स्थान पर नंद वंश को देख लेते हैं। इसका समय देखें 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व नंद वंश का समय था। तो इसको देखें, महापद मनंद इसका संस्थापक, यानी नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो पदम नंद जो है इसका संस्थापक नंद वंश का था। और एक राट शासक, यानी एक राट शासक यह कहलाया, एक राट शासक। शूद्र शासक यानी यह नंद वंश जो थे, ये नंद वंश के शासक शूद्र शासक कहलाए, ये शूद्र शासक थे। सर्वत्र तांतक कहलाया, क्षत्रियों का नाशक, यानी यह जो इस वंश के जो शासक रहे वो सर्वोच्च त्रांतक कहलाए, यानी क्षत्रियों के नाशक कहलाए। काली का अंश उपनाम, यानी इस वंश के जो नाम रखा वो काली के अंश उपनाम से जाने गए।
इसके कलिंग विजय का वर्णन खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया गया है। यानी जो संस्थापक है इसके बारे में चर्चा हो रही है कि महापदम नंद जो नंद वंश का संस्थापक था, यह एक राज शासक कहलाया, क्षुद्र शासक था, सर्वत्र प्रांतक यानी क्षत्रियों का नाशक था यह, और इसका उपनाम जो है काली का अंश उपनाम से जाना गया। इसके कलिंग विजय का वर्णन यानी महापदम नंद के कलिंग विजय का वर्णन खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया गया है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं यह है कि महाबोधि वंश में उग्रसेन नाम, यानी महाबोधि वंश में इसका नाम उग्रसेन था। पाणिनि इसके मित्र थे। भार्गव परशुराम का अवतार कहते हैं, यानी इसको भार्गव जो थे परशुराम जी, भगवान परशुराम, उसके अवतार इसको माना जाता है। इसमें थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लें तो कलिंग विजय का वर्णन जो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में है, यह देखें तो जो खारवेल है ये कलिंग विजय का वर्णन है, और हाथी गुम्फा अभिलेख में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र आया है, जो कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा में है। इसके बाद इस वंश में देखें यानी नंद वंश में जो पहला महापदम नंद शासक हुआ, इस संस्थापक था नंद वंश का। दूसरा घनानंद हुआ। घनानंद के बारे में देखें, इसके जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र थे, यानी इसके जैन अमात्य जो थे घनानंद के वह सकटाल और स्थूलभद्र थे। इसका सेनापति भद्रसाल था, यानी घनानंद के जो सेनापति थे वह भद्रसाल था। सिकंदर का समकालीन यानी जो घनानंद था वह सिकंदर द ग्रेट, यानी इतिहास में देखें सिकंदर द ग्रेट, अशोक द ग्रेट और अकबर द ग्रेट के नाम से काफ़ी शासक महत्वपूर्ण रहे हैं। तो सिकंदर का समकालीन घनानंद था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, यानी पूछता अक्सर इस समय कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस दौरान घनानंद जो है नंद वंश का शासक था। यानी सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर ने निकाया और बौकेफला नगर स्थापित किए, यानी सिकंदर ने निकाया और बौकेफला नगर स्थापित किए। यूनानी ग्रंथों में अग्रमीज कहा गया, यानी घनानंद को जो है यूनानी ग्रंथों में अग्रमीज कहा गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या कराई, यानी चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करा करके मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विश्वगुप्त इत्यादि नामों से जानते हैं। तो मौर्य काल में इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या चाणक्य की कूटनीति के कारण जो इसकी हत्या कराई गई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद मौर्य काल को देख लेते हैं, यानी चौथे स्थान पर देखें इस मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति में चौथे स्थान पर मौर्य काल आता है या मौर्य साम्राज्य आता है। तो इसमें देखें इसके प्रमुख शासक के अंतर्गत प्रमुख शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, इसका संस्थापक, यानी मौर्य वंश का संस्थापक देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रमुख शासक में चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका संस्थापक रहा। इसके बाद इसके शासकों में देखें तो बिंदुसार, इसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक, और अंतिम शासक जो मौर्य साम्राज्य का था वो बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं? मौर्य काल की जानकारी या सोर्स कहाँ से इस काल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी यही जो है चाणक्य जो थे इनको कौटिल्य कहा जाता है, अन्य नाम का कौटिल्य। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैन साहित्य, दीपवंश एवं महावंश, मुद्रा राक्षस यानी विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है। यूनानी लेखों निर्याकर्ष, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा आदि इसके विवरण हैं। इन मौर्य साम्राज्य को जानने के इतने सोर्स हैं और प्रमुख शासकों को हमने देख लिया, संस्थापक है, और इसका मौर्य काल का समय 321 से 185 ईसा पूर्व का समय रहा। तो मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति के बारे में हमने देखा 4 महत्वपूर्ण वंशों को। पहले इसमें जो है पितृहंसा वंश जो था या हर्यक वंश को देखा, इसके बाद शिशुनाग वंश को देखा, नंद वंश को, इसके बाद मौर्य काल को देख रहे हैं। तो मौर्य काल को थोड़ा विस्तार करते हैं इसमें। तो मौर्य काल के विस्तार के क्रम में देखें तो सबसे जो इसका संस्थापक रहा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर मौर्य काल के अंतर्गत यह देख सकते हैं अशोक, और यह मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति के अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति के अंतर्गत हमने 4 राजवंशों को देखा। उसमें जो चौथा राजवंश हम चर्चा करें इसमें मौर्य काल था 321 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। तो इसका संस्थापक जो देखें चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो यहाँ से इसको शुरू करते हैं। जस्टिन ने सैंड्राकोटस और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है, यानी जस्टिन जो लेखक है, इसने सैंड्राकोटस और सिकंदर की भेंट का उल्लेख, सैंड्राकोटस मतलब यही चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्राकोटस जनरल कहा है। सैंड्राकोटस यानी जस्टिन, स्ट्रैबो, एरियन ने कहा, यानी इसको चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्राकोटस किसने किया? जस्टिन ने किया, स्ट्रैबो ने कहा, और एरियन ने इसको सैंड्राकोटस किया है, और सैंड्राकोटस सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। आगे इसमें देखें तो सिल्यूकस निकेटर यानी 305 ईसा पूर्व को पराजित किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। एपिन्यास द्वारा उल्लेख है, यानी एपियानस द्वारा इसका उल्लेख किया गया है कि सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य। सिल्यूकस की बेटी कार्नेलिया, यानी सिल्यूकस की बेटी का नाम कार्नेलिया, हेलेना से विवाह और गांधार, हेरात, काबुल और मकरान प्रांत की प्राप्ति चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और सिल्यूकस की बेटी कार्नेलिया से विवाह किया। सिल्यूकस की बेटी कार्नेलिया हेलेना से विवाह किया। इसके बाद देखें तो
प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को रौदा, यानी किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौदा? तो प्लूटार्क ने कहा है। इसके बाद देखें तो एंड्रोकोटस यानी एपियानस एवं प्लूटार्क ने कहा है इसको। सैंड्रोकोटस में देखा किसने कहा है? तो एंड्रोकोटस किसने कहा है? विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य से पहचाना महिला अंगरक्षक होती थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है जो फीमेल हैं वो बॉडीगार्ड होते थे। इसके बाद महत्वपूर्ण से देखें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो जैन धर्म दीक्षा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था, यह धर्मावलंबी था। जैन धर्म दीक्षा भद्र बाहुशेष ने ग्रहण किया। शेष गौरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त से संबंधित है। अकाल राहत का जिक्र इसमें है। मृत्यु यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु देखें तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक, यानी श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। शंख लेखना विधि से, यानी शंख लेखना विधि जो जैन धर्म है, यह जो है एकांत में गुफा में जाकर के अन्न इत्यादि त्याग, यानी अन्न जल इत्यादि त्याग करके जो मृत्यु को आवरण या आलिंगन किया जाता है, और शंख लेखना होता है जो जैन धर्म में सम्मिलित है। महाबोधि वंश के अनुसार राजकुल से संबंधित, महाबोधि वंश के अनुसार राजकुल से संबंधित था। वहीं कथा सारित सागर तथा बृहत कथा मंजरी में शूद्र उत्पत्ति मानी गई है। यानी महाबोधि वंश यानी जो देखें तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें इसको राजकुल से संबंधित कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को, जबकि कथा सारित सागर तथा बृहत कथा मंजरी में से शूद्र शासक माना गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद देखें चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र रहता है, यानी पुत्र हुआ वो बिंदुसार हुआ, तो इसका दूसरा शासक जो इस वंश का वो बिंदुसार है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसने तक्षशिला में दो विद्रोहों को दबाने हेतु सुसीम और अशोक को भेजा। तारानाथ बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। ध्यान देना है कि तारानाथ एक बौद्ध विद्वान है, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। 16 महाजनपद हमने देखा कि जो था, तो ये 16 राज्यों का विजेता जो है बिंदुसार को कहा है। इसके बाद बिंदुसार के बारे में यह देखें तो यह है कि यूनानी लेखों में अमित्रोचेटस, यूनानी लेखों में से अमित्रोचेटस या अमित्रोकेडिज शत्रुनाशक कहा गया है। शत्रुनाशक किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। यानी यूनानी लेखों में से अमित्रोचेटक या अमित्रोकेडिज या शत्रुनाशक कहा गया। अन्य नाम इसका देखें तो अमित्रघात, बिंदुसार का अन्य नाम जो है अमित्रघात है। भद्रसार यानी वायु पुराण में था। सिंहसेन जैन ग्रंथ में इसके नाम है, यानी अमित्रघात इसका अन्य नाम में है। इसके बाद भद्रसार वायु पुराण के हिसाब से इसका नाम है, तथा सिंहसेन जैन ग्रंथ इसका नाम सिंहसेन है। इसके बाद इसमें देखें बिंबिसार के बारे में तो यह है कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। सीरियाई राजदूत डायमेकस इसी के समय, सीरियाई राजदूत डायमेकस जो बिंदुसार के समय में ही आया था। एंटीओकस से दार्शनिक सूखी अंजीर तथा मीठी मदिरा की मांग की। एंटीओकस से दार्शनिक सूखी अंजीर तथा मीठी शर्करा की मांग की बिंदुसार ने। यानी इसके बारे में देख रहे हैं। इसके बाद देखें तो यह आपका अशोक आता है, यानी अशोका द ग्रेट, मौर्य वंश का सबसे महान प्रतापी शासकों में एक है अशोक। तो इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। हम जो अध्ययन कर रहे हैं देखें तो मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें अशोक के बारे में देखें तो निग्रोथ द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का वर्णन है। दीपवंश महावंश में इसका वर्णन मिलता है। ये बौद्ध धर्मावलंबी अशोक था, अशोक द ग्रेट। उपगुप्त से बौद्ध दीक्षा प्राप्त की, यानी जो अशोक था उपगुप्त से बौद्ध दीक्षा प्राप्त की। दिव्यवादन में इसका वर्णन है। इसके बाद देखें तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा था। यानी बिंदुसार के समय में जो, यानी ये तीसरा शासक अशोक हुआ, बिंदुसार के पुत्र अशोक था। तो वो अब यानी अपने पिता के समय में यह बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो अवंती उज्जैनी का उपराजा था। 269 ईसा पूर्व राज्याभिषेक इसका हुआ, यानी 269 ईसा पूर्व इसका राज्याभिषेक हुआ। 273 ईसा पूर्व में राजा बना। पुराणों में अशोक वर्धन इसको कहा गया अशोक को। इसके बाद यहाँ से देखते हैं तो भारत में शिलालेखों की शुरुआत, यानी अशोक के समय में भारत में शिलालेख का मतलब जो शिला पर लिखा जाता है, पत्थरों पर लिखा जाता है, उसकी शुरुआत अशोक के समय में हुई। अशोक के अभिलेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिसप ने पढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। यानी अशोक का जो नाम है अशोक के रूप में वो मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उडेगोलम के लेखों में इसका नाम अशोक के रूप में मिलता है। इसके बाद देखें तो बराबर की पहाड़ियों में, जो बिहार में है, बराबर की पहाड़ियों में कौड़, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण आजीविका होती है। आजीविक संप्रदाय हेतु इसने जो है बराबर की पहाड़ियों में ये जो गुफाओं का निर्माण कराया, उन गुफाओं का नाम कौड़, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण आजीविका हेतु कराया। वही नागार्जुन गुफा दशरथ ने कराए थे। यानी कुल गुफाएं कितनी है? 1 2 3 4 किसने कराया, और एक गुफा जो 5वीं नागार्जुन गुफा के जो कराया था वो दशरथ ने करवाए थे। अशोक के 7वें शिलालेख में आजीविकों का उल्लेख है। अपने पुत्र, यानी अशोक के पुत्र देखें, अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। 84,000 स्तूपों का निर्माता बौद्ध परंपरा के अनुसार, यानी 84,000 स्तूपों का निर्माता कौन था? अशोक था। बौद्ध परंपरा में ऐसा कहा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में।
यानी इसको भी देख लेते हैं, इसको हमने अभी नहीं देखा। इसमें देखें तो अशोक के 8वें वर्ष कलिंग राजधानी तोसली यानी कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण 13वां शिलालेख में इसका वर्णन है। यानी ये पूछा जाता है कि जो है कलिंग पर आक्रमण किस शिलालेख में वर्णन है, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। और कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया 13वें शिलालेख में वर्णन है। मित्र राजा फिलाडेल्फस टालमी सेकेंड ने डियानिसियस को अशोक के दरबार में भेजा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें देख सकते हैं कलिंग की राजधानी देखें तो तोसली जो आपका है, कलिंग की राजधानी तोसली जो है थी। इसमें देखें तृतीय जो बौद्ध संगीति आयोजित की पाटलिपुत्र में 320 ईसा पूर्व में इसके उस दौरान शासक अशोक था, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। और ये अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस ने किए थे और इसमें कार्य जो किया गया था अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। आगे हम चतुर्थ के बारे में भी देखेंगे। अब इसके बाद हम देखें शिलालेख के बारे में देखें तो शिलालेख में देखें जो अशोक के शिलालेख रहे यानी अशोक के अभिलेख के बारे में हम अध्ययन करें तो यह अशोक के अभिलेख यानी अशोक के बारे में हम देख रहे हैं। मौर्य काल जो 321 से 150 ईसा पूर्व था। तो इसके बाद हम इसमें देखें तो शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी 14 विभिन्न लेखों का समूह 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। शिलालेखों में ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अमराइक लिपि का प्रयोग किया गया है। सहगौरा ताम्रपत्र यानी सहगौरा ताम्रपत्र कहाँ है, गोरखपुर था। महास्थान अभिलेख जो बोगरा बांग्लादेश में है, प्राकृतिक भाषा ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी फेन थायलर द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें देखें अशोक के 7 यानी अशोक के स्तंभ लेख जो 7 है उसके बारे में देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। केवल ब्रह्मी लिपि में 6 अलग स्थानों से प्राप्त हुए। यानी ध्यान देना है कि अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं केवल ब्रह्मी लिपि में और 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख यानी अपने देखें प्रयाग यानी इलाहाबाद में देखें तो प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी से अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। यानी ये देख सकते हैं कि इलाहाबाद का जो किला है वो प्रयागराज समंग त्रिवेणी पर है। जितने लोग भी इस बार देखें तो वही महाकुंभ का आयोजन किया गया है। अभी आज 24 फरवरी 2025 से 2 दिन ये और चलेगा महाकुंभ प्रयागराज में। 26 फरवरी 2025 तक यानी महाशिवरात्रि तक भगवान शिव का जो महाशिवरात्रि का पर्व है उस दिन तक यह जो है महाकुंभ का आयोजन 2025 में प्रयागराज यानी अपने प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित किया जा रहा है। तो ये देखें महत्वपूर्ण से कि प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी से अकबर ने, कौशाम्बी जो प्रयाग का पहले ये प्रयाग नहीं था तो यह पड़ोसी जिला है, कौशाम्बी से अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा देखें तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। इसको दिल्ली मेरठ फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा चंपारण बिहार खोज इसका कारलायल द्वारा किया गया। लौरिया अरे राज पूर्वी चंपारण बिहार से लाया गया। लौरिया नंदगढ़ पश्चिमी चंपारण से, इसको बिहार में दोनों ही चंपारण पड़े थे, इसको विभाजित करके पूर्वी पश्चिमी चंपारण कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के अंतर्गत। ये हम अशोक के स्तंभ लेख 7 देख रहे हैं जो कि केवल ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं, केवल 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इसमें देखें अशोक के अभिलेख के अंतर्गत हम देख रहे हैं तो इसमें ग्रीक एवं अमराइक लिपि अफगानिस्तान से मिले। खरोष्टी लिपि देखें तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। ब्रह्मी लिपि देखें तो शेष भारत से ब्रह्मी लिपि मिले हैं। खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं तरफ लिखी, यानी खरोष्टी लिपि जो थी वह दाहिने तरफ से बाएं तरफ जो आधुनिक उर्दू इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं दाहिने से बाएं, वैसे खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। और दिन आगे हिंदी देखें तो बाएं से दाहिने तरफ लिखी जाती है। अंग्रेजी इत्यादि भी देखें तो वह बाएं से दाहिने तरफ लिखी जाती हैं। अशोक के बारे में परीक्षा उपयोगी तथ्य को देखें तो इसमें आपका यह है कि रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख यानी रानी का अभिलेख जो कहते हैं कौशाम्बी अभिलेख को कहते हैं। रूमनी देई अभिलेख देखें यानी रूमनी देई अभिलेख देखें अशोक कालीन सबसे छोटा स्तंभ लेख जिसमें भू राजस्व दर घटाने का वर्णन है। पृथक शिलालेख के बारे में देखें तो धौली एवं जौगढ़ जिसमें 11, 12 यानी 11वें, 12वें, 13वें लेख नहीं मिलते हैं, इनको पृथक कलिंग प्रज्ञापक कहा गया है। धौली अभिलेख के बारे में देखें तो सारी प्रजा मेरी संतान है, धौली शिलालेख में कहा गया है। जौगढ़ अभिलेख के बारे में देखें तो शासन में भ्रष्टाचार रोकने तो अधिकारियों के हस्तांतरण की बात कही गई है इसमें। इसके बाद इसमें देखें तो एर्रगुडी बृहद शिलालेख के बारे में, तो एर्रगुडी बृहद शिलालेख की लिपि दाएं से बाएं जबकि अन्य सभी में बाएं से दाएं है। 13वें शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, में यवन शासकों टालमी सेकेंड, अलेक्जेंडर एटियोक सेकेंड, मग अतिंकनी का उल्लेख है। इसके बाद देखें कंगनहल्ली शिलालेख जो है यह कर्नाटक में है। शिलालेख में ब्रह्मी लिपि में राडियो अशोक यानी राजा अशोक, राडियो में यहाँ राजा है, अशोक का उल्लेख है कंगनहल्ली शिलालेख में जो कर्नाटक में है। इसके बाद इसमें समिति देख सकते हैं, समिति उसका कार्य था यानी मौर्य काल के अंतर्गत जो समय 321 से 185 ईसा पूर्व में अशोक को देख रहे हैं। इस दौरान समिति और उसके कार्य क्या थे तो देखें प्रथम समिति यानी 6 समितियां थी। प्रथम समिति उद्योग शिल्प निरीक्षण का कार्य करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों का ब्यौरा रखती थी। तृतीय समिति जनगणना यानी सेंसस कराती थी। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य समिति थी यानी ट्रेड एंड कॉमर्स है। पंचम समिति देखें निर्माण वस्तुओं का क्रय विक्रय निर्मित वस्तुओं का विक्रय निरीक्षण करती थी। पंचम खष्टम बिक्री कर वसूलना जो था खष्टम समिति का कार्य था। इसके बाद इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आता है मेगास्थनीज की किताब इंडिका के बारे में देख लेते हैं। यह मौर्य शासन या मौर्य काल को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज की किताब इंडिका है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय समाज के बारे में इसने क्या बताया और नगर प्रशासन के बारे में क्या बताया इसके बारे में इंडिका के बारे में देखते हैं। तो भारतीय समाज के बारे में क्या बताया इसने, समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था। यानी मेगास्थनीज की इंडिका कहती है कि समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था।
जिसमें देखें तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री में विभाजित था। दास प्रथा के प्रचलन कब होता है, यानी मेगास्थनीज की इंडिका में मेगास्थनीज कहता है कि दास प्रथा भारत में यानी मौर्य काल के समय में भारत में दास प्रथा नहीं थी। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर न तो विवाह कर सकता था, न ही कोई पेशा अपना सकता था। रूप जीवा यानी स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली को रूप जीवा कहता है यह मेगास्थनीज अपनी इंडिका में। इसके बाद नगर प्रशासन को देखें तो समितियों का विभाजन 6 भागों में था, जिसमें 30 सदस्य थे, प्रत्येक में 5-5 यानी 5-5 प्रत्येक में, तो 6 भाग था, 6-5-30। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग थी। कर की चोरी पर मृत्युदंड दिया जाता है, यानी कर न देने पर या चोरी करने पर जो है पनिशमेंट के रूप में डेथ या मृत्यु दंड दिया जाता था। इसके बाद इसमें देखिए मौर्यकालीन प्रशासन, यानी मौर्य काल को हम देख रहे हैं, जिसमें मौर्यकाल 321 से 185 ईसा पूर्व के बारे में हम देख रहे हैं। यानी यह जो टॉपिक जो अभी हम शुरू से ही लेकर चल रहे हैं मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति के अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो इसमें जो आपका है यानी मौर्य प्रशासन और इसके बाद मौर्यकालीन स्थापत्य कला है। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत हम देखें तो यह आपका है, सबसे पहला इसमें देखें तो चर यानी जासूस को कहते थे, कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक प्रांतों के प्रशासक थे। ग्राम देखें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई इसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और इसमें देखें तो यह है यानी मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत देखें तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे जिन्हें चक्र कहा जाता था। यानी अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे जिन्हें चक्र कहा जाता था। मंत्री परिषद सम्राट की सहायता हेतु थे। तीर्थ जो थे अर्थशास्त्र के अनुसार शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, यानी इनको महामात्र या तीर्थ कहलाते थे। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 9000 हाथी थे। इसके बाद इसमें देखें तो गोप सबसे छोटा प्रशासक, 10 गांव का शासक, यानी सबसे छोटा प्रशासक जो था वह 10 गांव का शासक गोप कहलाता था। एग्रोनोमाई यानी मार्ग निर्माण अधिकारी था, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है। एग्रोनोमाई कौन थे, तो मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहते थे। स्टिनोमाई नगर पदाधिकारी को कहते थे। न्यायालय, धर्मस्थली, कंटक शोधन कार्य करते थे। गुप्तचर संस्था जो थी उसका नाम यानी गुप्तचर को संस्था संचराचर भी कहते थे। नायक देखें तो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता नायक कहलाता था। सेनापति देखें सैन्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को सेनापति कहते थे। महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का प्रमुख कहलाता था। सीता भूमि सरकारी भूमि थी। राजुक न्यायाधीश को कहते थे। अदेव मात्रक बिना वर्षा की भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। इसके बाद इसमें देखें तो आपका यह है यानी मौर्यकालीन स्थापत्य कला को अब इसमें देखा जा रहा है। तो इसमें देखें स्थापत्य कला के अंतर्गत इन मौर्यकालीन प्रशासकों ने देखा, तो स्थापत्य कला में देखें तो मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। फायान के कुम्भरार पाटलिपुत्र के राजप्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताता है, यानी फायान बताता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यह स्थापत्य कला में देखें तो यह अशोक के स्तंभों पर ईरानी प्रभाव का प्रभाव मिला। हालांकि अलग से स्थापत्य कला का हम वर्णन कर चुके हैं संपूर्ण भारत यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ अशोककालीन यानी मौर्यकालीन स्थापत्य कला को हम देख रहे हैं। तो अशोक के स्तंभों पर यूनानी एवं ईरानी प्रभाव है। स्तूप मौर्यकालीन स्थापत्य की देन। सांची का महास्तूप, सारनाथ का धर्मराज का स्तूप, बरहुत एवं तक्षशिला स्तूप, पिपर हवा सबसे प्राचीन स्तूप है। धौली हस्ती देखें तो उदयगिरी पहाड़ी को काटकर एवं शैलकृत हाथी की निर्मित है। दीदारगंज से यक्षी, वेरी इंपॉर्टेंट है, दीदारगंज से यक्षी की, परखम से यक्ष तथा बेशनगर से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी मूर्तियां मिली है। मौर्यकालीन मृत भांडों में सबसे उत्कृष्ट उत्तरी काली पालिश वाले मृत भांड, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, NBPW यानी उत्तरी कालिश पालिश वाले मृत भांड मौर्यकालीन मृत भांडों में मिले हैं। एकाश्म स्तंभ सर्वोत्तम यानी सर्वोत्कृष्ट सारनाथ सिंह स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है, यानी एकाश्म स्तंभ से मिले हैं, यानी एक ही पत्थर को काटकर स्तंभ बनाए गए हैं। रामपुरवा में नटुआ बैल, शंखिशा में हाथी, अशोक के स्तंभों में सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल प्राप्त होते हैं। तो मौर्य काल को हमने देखा। इसके बाद जो वंश आते हैं वह देखें छोटे छोटे वंशों में कर्ण वंश है, यह 72 से 28 ईसा पूर्व। इसके बारे में छोटी जानकारी देखें तो संस्थापक वसुमित्र 75 ईसा पूर्व ब्राह्मण वंश का आया था। शासक इसमें देखें तो वसुदेव, भूमिमित्र, सुसमर्मन यानी सुसरमन आदि शासक है। कड़ो वंश बहुत छोटा वंश रहा। इसके बाद देखें शुंग वंश आता है। तो शुंग वंश के बारे में सारी जानकारी है, इसको देख सकते हैं। प्रमुख शासक में अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र और देवभूति आदि। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र का नाटक शुंग शासक अग्निमित्र पर केंद्रित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देता है कि किसकी रचना है और किस पर आधारित है। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबारी कवि थे। इसमें देखें संस्थापक यानी शुंग वंश को हम देख रहे हैं। तो शुंग वंश का संस्थापक देखें तो संस्थापक बृहद्रथ को हटाकर पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व राजधानी पाटलिपुत्र यानी बृहद्रथ देखें तो मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक था, अंतिम राजा जो था उसको हटाकर यानी हराकर या मार करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किया। वाणभट्ट के हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है, यानी वाणभट्ट का हर्षचरित जो वाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा उसमें पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी था। इसने मिनांडर, डेमेस्ट्रियस, खारवेल के आक्रमण को विफल किया। अयोध्या अभिलेख यानी धनदेव के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र ने किया था। साँची स्तूप पर पाषाण वेदिका बनवाई थी। भागभद्र के शासनकाल में यवन शासक
एंटिलियाल किट्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा से गरुड़ स्तंभ बनवाया था। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी हमने क्या देखा कि यह जो शुंग वंश है, शुंग वंश के बारे में सब जानकारी ली है। इसके आगे हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल के बाद जो है वो मौर्योत्तर काल पर चर्चा जो होगा वो, जिसमें चेदी वंश, सातवाहन वंश इत्यादि जो वंश आएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में जानकारी ये सब ली जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।